चार्जर एंजाइटी में कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने गाड़ी लेकर मैं गया चार्जर के पास, चार्जर इज़ नॉट रनिंग प्रॉपरली, या फिर मैनुअल है वो स्मार्ट नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ व्हाट द रिमोट मेंटेनेंस एंड कंट्रोल कम्स इन। अगर CSR एक्टिविटी के अंदर आता है ईवी फ्लीट या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर कोई कंपनी करती है, क्या वो CSR में क्लेम कर सकती है? Hi guys, this is Vaibhav. Hi guys, this is Manish. So आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मनीष के साथ जो भी रीसेंट अपडेट्स हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, और ये बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री किधर जा रहे हैं। तो मनीष गाइस वर्क्स इन दी मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ Kazam. सो वेलकम मनीष टू द पॉडकास्ट। सो स्टार्ट करते हैं मनीष, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी गेट इनटू कि ईवी के अंदर क्या चल रहा है, मतलब हाउ डिड यू एंड अप इन इंडस्ट्री जो इतनी स्टार्ट हुई है, अपकमिंग है, और यू नो सम पीपल हैव डाउट्स कि यार ईवीज टेक ओवर करेंगे या नहीं करेंगे या कब करेंगे। सो जस्ट थोड़ा बहुत अपनी स्टोरी के बारे में अगर आप बता पाएं। सो मेरी आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 19, तो उसके बाद मैंने एक माइग्रेट नाम की कंपनी में काम किया। It was Mygate is the like apartment yeah, it was a SaaS company for apartments, जो भी चीज़ें थी। तो I worked approx 3 years। तो उसके बाद इंडिया में भी 2019 के बाद से जो EV का पेनिट्रेशन रहा that was much higher। तो I got to know from some of friends कि Kazam is hiring। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Kazam थोड़ा सा नाम अजीब लगा, मैंने रिसर्च किया तो मुझे देखा कि मार्केट में एक अलग सी इंडस्ट्री जो बूमिंग पे है, दैट इज़ ईवी। तो आई थॉट कि अब मुझे ईवी मूविंग करना चाहिए बिकॉज नेक्स्ट 10 to 20 years इज़ फॉर ईवी, एटलीस्ट फॉर इंडिया जो प्रोजेक्शन चल रहा है मार्केट का। But उस टाइम पे you were sure कि EV is the next big thing, like yeah. You didn't have any doubt कि भाई यार EVs pick up करेंगे नहीं करेंगे, और you were sure कि EVs तो मुझे लगा कि EV is the next big thing for India at least for 10 to 15 years। तो I got to know about Kazam and interview दिया and got selected and joined as an business development manager in Delhi। तो शुरू में हमने काफ़ी वहाँ पे हमारी नई टीम थी, नए लोग थे, तो हमने RWS में काफ़ी अच्छे से काम किया। अप्रॉक्स वी एक्वायर्ड 300+ सोसाइटीज़ इन 6 months। उसके बाद आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट टू कम ओवर बैंगलोर एंड लुक इनटू मार्केट इंटेलिजेंस। सो तभी से बैंगलोर आना एंड the exploration of the EV industry is now much higher what I was in RWS sales। I also done CSR sales। We have closed Muthoot Group। By CSR you mean corporate social yes, responsibility। तो we are also working currently with तो अगर अब CSR की बात हो रही है तो is EV charging stations or anything in EV can a company claim it under CSR? मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है काफ़ी लोगों के माइंड में। So what do you have an answer for that? किस चीज़ के लिए बेसिक? अगर CSR एक्टिविटी के अंदर आता है ईवी फ्लीट या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर कोई कंपनी करती है, क्या वो CSR में क्लेम कर सकती है? हाँ बिल्कुल क्लेम कर सकती है। कर सकती है, ओके। तो यही मतलब क्योंकि मुझे इस बारे में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया तो मैं सोचा कि यू नो ऑडियंस को भी बता सकते हैं। एनीवेज यू कंटिन्यू। तो अगर मैं जो क्वेश्चन था अबाउट CSR कंपनी कैन क्लेम इट और नॉट, तो CSR में जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती हैं उसमें एक EV भी एक सेक्टर गवर्नमेंट ऐड करने की कोशिश कर रही है, इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑलरेडी रिक्वेस्टेड कॉर्पोरेट्स टू ऐड EV एज एन CSR एक्टिविटी। तो ये CSR सॉरी इंटरप्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज होती है CSR? देखिए स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है और इसकी जो लाइक CSR में ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें रिकमेंडेशन पे होंगी। जो हमारा EV है दैट कम्स इन इन्वायरमेंट सेक्टर, ऑलरेडी वो चीज़ क्लेम्ड है कि कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा लिवलीहुड या कोई भी ऐसा काम जो इन्वायरमेंट को बेनिफिट कर रहा है दैट विल कम अंडर CSR। तो ये है और बिकॉज हमने ऑलरेडी मुथूट के साथ काम किया है, ऑलरेडी हम कर रहे हैं मुथूट फाइनेंस के साथ काम। दे हैव ऑलरेडी आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू इट द रिपोर्ट्स कि CSR के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये ऑलरेडी है।
तो जैसे कि एक जनरल गाइडलाइन होती है कि भाई आप एनवायरमेंटल या लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में कुछ करेंगे, बट ऐसा कोई एक्टिविटी लिस्टेड कोई इतनी डेफिनेट नहीं होती है। तो यस, हाँ, वो क्लॉजेस के अंदर आती हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं उसके अंदर आती हैं, एंड ऑलरेडी वी हैव वेरीफाइड। Anyways, you were telling about your story, yeah. So फिर मैंने Kazam ज्वाइन कर लिया, एंड दिस इज़ द जर्नी सो फार। अप्रॉक्स आई स्पेंड 6 to 7 months एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट मच मोर। तो मार्केट रिसर्च की बात करते हैं, जी। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मार्केट रिसर्च करते हैं या फिर अभी मतलब यू डूइंग फॉर द होल ज्योग्राफी, राइट, लाइक फॉर द होल वर्ल्ड? या सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस, या फिर कि वेस्टर्न मार्केट और इंडियन मार्केट में क्या फ़र्क दिखता है कि यार, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कि वेस्टर्न मार्केट ऑलरेडी रिलेटिवली पिकअप कर चुका है, स्पेशली यूरोपियन मार्केट और यूएसए मार्केट। वन थिंग इज कि प्राइमरी वो 4-wheeler मार्केट है, और आई थिंक यूरोप में भी अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएंगे, नॉर्वे में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा है। तो इन अ वे वो हमसे आगे हैं, इन अ वे हम उनसे सीख भी सकते हैं, इन अ वे हम उनकी गलतियों से भी सीख सकते हैं। राइट। तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ अलग होने वाली है इंडिया में और ये चीज़ सेम होने वाली है? देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो जो यूएस, EU, जो चाइना, जो भी कंट्रीज़ थी वो 4-wheeler पे डिपेंडेंट थी, बिकॉज दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो सारे आते हैं। और जो इंडिया की मार्केट, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। इंडिया से मेजरली 2-wheeler, 3-wheelers आर द मेजर जो मार्केट को लीड करेंगे। तो अगर इफ़ EVs आर 2-wheeler एंड 3-wheeler इंडिया, तो यहाँ पे हमें स्लो चार्जर्स की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इन फॉरेन कंट्रीज वहाँ पे पब्लिक चार्जिंग फॉर द फास्ट चार्जिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन फॉरेन कंट्रीज। पहली चीज़ ये होगा कि डिपेंडेंसी EV व्हीकल्स एंड द चार्जिंग इंफ्रा। तो जो दूसरा मेजर इम्पैक्ट मुझे देखा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम हार्डवेयर, और उस टाइम पे उतना लोगों को लगा भी नहीं था कि EV विल बी ऑन बूम और हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वहाँ पे फर्स्ट वो हार्डवेयर लेके आए, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। तो आप जो कह रहे हो कि वहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, दे आर नॉट स्मार्ट इंटरनेट कनेक्टेड चार्जिंग स्टेशन, दैट आर इज बिकॉज वो हमसे 10 साल आगे हैं, और इंडिया में हमने अभी स्टार्ट किया है। तो उस टाइम पे एप्लीकेशन और ये सब नहीं था, और अभी हमारे पास एडवांटेज है, वी कैन लर्न फ्रॉम देम। आई थिंक ऑलरेडी कज़ाम जो कर रहा है। तो अभी जो चार्जिंग स्टेशन हैं वहाँ पे, लेट्स से यूएसए में, यू सेइंग कि वहाँ पे ऑपरेटर लगता है कि कोई मैनुअली कोई करता है, या मतलब क्या सिस्टम है, कार्ड स्वाइपिंग होती है या फिर? अभी मेजर और वो सॉफ्टवेयर पे टर्न अराउंड हो चुके हैं। ऑलराइट। RFID यूज़ कर रहे हैं लोग, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ओके, ई-रोमिंग की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्लियरिंग हाउसेस यूज़ कर रहे हैं। बट इन इंडिया जो लास्ट की 1-2 साल से EV बूम भी आया है, चार्जिंग इंफ्रा के बारे में लोग जानने लगे हैं। मेरे ख्याल से जैसे कि पहले के जो हमारे चार्जिंग OEMs हैं, चार्जर OEMs हैं, उन्होंने हार्डवेयर बनाया। मैं एग्जांपल लेता हूँ डेल्टा का, एक्जीकॉम का। उन्हें लगा ही नहीं था कभी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। उन्होंने जो माइंडसेट था कि हाँ हार्डवेयर बना दिया, मैनेबल दे विल ऑपरेट। बट जैसे ही इंडियन मार्केट, इंडियन यूजर्स ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उन्हें ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, तो उन्हें भी लगा कि देयर इज़ अ नीड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट विल रन द होल शो। तो आप कह रहे हो कि इस मामले में हम सीख सकते हैं कि हम जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं वो स्मार्ट रहे, इंटरनेट कनेक्टेड, IoT बेस्ड रहे, और एंड वी नीड द सॉफ्टवेयर दैट इज एनीथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ यूज़र बिहेवियर। कि भाई एक तो आपने बता दिया कि भाई वहाँ 4-wheelers हैं और यहाँ पे 2-wheelers 3-wheelers हैं। बाकी अगर हम वेस्टर्न मार्केट की बात करें तो जनता कहाँ चार्ज करती है? क्योंकि आजकल यही चीज़ है कि भाई चार्जिंग, हम कोई भी अगर बात करें, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इस मार्केट में, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो सबसे पहला सवाल है चार्जिंग। EV की चार्जिंग होगी कहाँ? घर पे होगी, ऑफिस में होगी, या फिर रास्ते में होगी, पेट्रोल पंप पे होगी? तो उसमें कोई बिहेवियरल पैटर्न नोटिस किया है अभी तक हमने? देखिए, बिहेवियरल अगर पैटर्न की मैं बात करूँ, वेस्टर्न में 4-wheelers यूजर्स ज़्यादा हैं, और इंडिया में 2-wheelers 3-wheelers ज़्यादा हैं। मेजरली फ्लीट्स और 2-wheeler डिलीवरी पर्सन, लास्ट माइल डिलीवरी, अभी जो पैटर्न चल रहा है। और जो स्टडीज़ बोलते हैं कि मोस्ट जो चार्जिंग होगी अप्रॉक्स 80% दैट विल बी होम चार्जिंग। ओके। तो होम चार्जिंग वहाँ भी प्रेफरेबल है, और इंडिया में भी है। तो वो पैटर्न जो है वो इंडिया में थोड़ा सा ऑब्वियसली रिपीट हो सकता है, थोड़ा सा रिपीट हो सकता है। बट होम और ऑफिस दोनों मिला के 80%
ऑप्शन, राइट? राइट, हाँ सेम, क्योंकि रिसेंटली KPMG की रिपोर्ट भी आई है इसकी, आई थिंक 2-3 दिन पहले, की डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट लेवल पे चार्जिंग होगी। तो जो सेगमेंट दिखाए गए हैं उसमें अगर हम EV चार्जिंग की बात करें तो पहला है होम और ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे आदमी की गाड़ी 7 से 8 घंटे खड़ी होती है। फिर दूसरा सेगमेंट है डेस्टिनेशन, रेस्टोरेंट, मॉल्स, शॉप्स, जहाँ पर आदमी आता है 2-3 घंटे रहता है। तीसरा सेगमेंट इज फ्लीट ऑपरेटर्स, जहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं। और चौथा फाइनल है एंड रूट, कि आदमी रास्ते में जा रहा है और उसको पेट्रोल पंप पे चार्ज करनी है। तो ये 4 सेगमेंट्स में बताए गए हैं, और उसमें हर सेगमेंट में एक अलग टाइप की चार्जिंग चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 7 से 12 घंटे पार हो रही है तो यू मे नॉट नीड अ DC फास्ट चार्जर। अगर आपकी गाड़ी शॉप में 2-3 घंटे आपको टॉपअप लेना है, आप शॉपिंग मॉल में गए, तो आपको शायद एक मॉडरेट AC चार्जर चलेगा। लेकिन जैसे ही आप एन रूट पे जाते हैं कि आपकी गाड़ी जा रही है, आपको 1 घंटे में फुल चार्ज करनी है, तब वहाँ पे आपको फास्ट चार्जर लगेगा। तो उस रिपोर्ट में भी ये कि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टाइप की चार्जिंग आपको मिलेगी। और ये जो टर्म है 80%, ये हो सकता है कि 70% हो जाए या 90% हो जाए, डिपेंडिंग। बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पर यूज़र को सबसे ज़्यादा चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। कमर्शियल सेगमेंट में भी मुझे लगता है कि जो फ्लीट्स हैं वो तो अपने जो डिपो और हब्स हैं उसी पे चार्जिंग करेंगे। बट ओवरऑल बात करें कि EVs पे अगर वापस आते हैं कि EV अडॉप्शन पे बात करते हैं पहले तो, क्योंकि हम EV चार्जिंग पे ज़्यादा बात करें क्योंकि हमको एक चार्जिंग कंपनी है। तो EV अडॉप्शन पे पहले आते हैं। तो EV अडॉप्शन अलग अलग हर टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस फेज होते हैं। एक होता है कि अर्ली अडॉप्टर टेक्नोलॉजी, कि भाई मैं एक नई टेक्नोलॉजी आई, सबसे पहले जो अर्ली अडॉप्टर होता है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बाद में आते हैं, फिर उसको अडॉप्ट करते हैं। तो अभी हम EV की किस स्टेज पे हैं कि इज इट बिकम मेन स्ट्रीम, कि अब तो EVs, या अभी भी वही स्टेज है कि पीपल हैव रेंज एंजाइटी, पीपल अभी भी लोगों को डर लग रहा है EV लेने से, या फिर हम उस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं? उसमें तुम्हें क्या लगता है? अभी जो कंज्यूमर की बिहेवियर काफ़ी अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ द 3 चीज़ें हैं। एक तो रेंज एंजाइटी, कि हमने गाड़ी ले भी लिया, हम कहाँ तक उससे जा सकते हैं, जो एक बेसिक इंडियन माइंडसेट में है कि हमने गाड़ी ली है तो हम पूरा इंडिया घूमेंगे। तो एक रेंज एंजाइटी है, वो उस हिसाब से नहीं सोच रहे हैं कि हाँ इट इज़ गुड फॉर सिटी या फिर इट्स गुड फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली। उन्हें चाहिए कि हाँ दैट शुड बी यूजफुल, हमने पैसा दिया है तो दैट शुड गिव ए गुड रिटर्न। दूसरा हो गया टाइम एंजाइटी। बेसिक, अगर मैं मेरे पास व्हीकल है, IC इंजन के व्हीकल है, मैं जाता हूँ 10 मिनट में हमारी गाड़ी टाइम एंजाइटी, तो टाइम एंजाइटी, वो चार्ज लगाएगा 1 घंटे, वो क्या करेगा, कुछ भी, तो टाइम एंजाइटी है दूसरा। तीसरा है चार्जर एंजाइटी। ओके, दैट इज़ व्हाट वी आर हेल्पिंग, कज़ाम इज़ हेल्पिंग। चार्जर एंजाइटी में कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने गाड़ी लेकर मैं गया चार्जर के पास, चार्जर इज़ नॉट रनिंग प्रॉपर्ली, या फिर वो मैनुअल है, वो स्मार्ट नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ व्हाट द रिमोट मेंटेनेंस एंड कंट्रोल कम्स इन, कि मुझे पहले पता चलता चार्जर पे जाने पहले अवेलेबल है, वर्किंग है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है दैट विल प्ले मेजर रोल इन द इंडस्ट्री। सो रेंज एंजाइटी, टाइम एंजाइटी एंड चार्जर एंजाइटी, राइट। तो ये है मेजर। और दूसरी ये भी प्रॉब्लम है IC इंजन्स के जो व्हीकल्स हैं दैट इज़ मोर चीपर, मतलब कंपेयर टू EV व्हीकल्स। अगर आप टाटा नेक्सॉन लेते हैं दैट कम्स 11 से 12 लाख में आपको मिल जाता है, बट अगर आप EV रेंज लेते हैं दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली 17 और 18 लाख। कॉस्टिंग में अगर बात करें तो आज की डेट में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे तो आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ बाइंग भी आएगा और पर किलोमीटर आपकी। तो अभी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में have we reached that point कि IC and EV have met, or is it still EV is still below that? Because as far as I know, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूड कर दी जाए तब EVs are matching with the IC। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स हो सकते हैं। वन इज़ द चिप शॉर्टेज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेजरली चिप्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू IC इंजन्स। तो मे बी उस वजह से कॉस्टली आ रहा है, उस प्रॉब्लम। दूसरा, जो गवर्नमेंट सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जो आप FAME 2 की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के प्लान है, तो उसकी एक कंडीशन है किसी भी कंपनी के लिए कि 50% जो मटेरियल यूज़ होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दैट शुड बी लोकल।
लोकली सोर्स्ड। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मेजर कंपनीज हैं वो उस कैटेगरी को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। दैट इज़ वाई वो जो मेजर पार्ट है इम्पैक्ट जो भी फेम टू की सब्सिडी अप्रॉक्स 1.4 बिलियन डॉलर्स की है, जो ह्यूज अमाउंट है। बट जो कंपनीज हैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही हैं बिकॉज हमारे पास लोकली रॉ मटेरियल्स उतने अवेलेबल नहीं हैं। मेजरली हम चाइना से या फिर वेस्टर्न कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँ कि 3 व्हीलर वाला जो कमर्शियल स्पेस में तो आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ बिकम डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अगर आप इंटरनल कमर्शियल इंजन गाड़ी की बात करें, जैसे कोई भी आप गाड़ी ले लो टाटा एस या वैसा, तो उसका प्रति किलोमीटर कॉस्ट आपका पड़ता है करीब करीब 3 रुपया। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल में पड़ता है 50 पैसा। और ये पूरा का पूरा गेम महिंद्रा ट्रियोजोर जब लॉन्च हुआ और पियाजियो का जो इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च हुआ, तब ये गेम बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गया है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रनिंग इन्वॉल्व है विच इज़ द कमर्शियल सेगमेंट, वहाँ पर तो EVs आर टर्निंग आउट टू बी द बेस्ट यूज केस, बिकॉज उनकी रनिंग ज़्यादा है। तो उनकी जो टोटल इनिशियल कॉस्ट में मालूम कि हाँ चलो EV की ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी 3 व्हीलर और 2 व्हीलर में मैच कर गई है या फिर और भी कम है। एंड दैट इज़ वाई पीपल आर गोइंग फॉर EVs इन कमर्शियल सेगमेंट। अगर आप 2 व्हीलर फ्लीट्स की बात करोगे तो जितनी फ्लीट्स के साथ हम भी काम करते हैं, आप देखोगे कि EVs इज़ अ थिंग। लेकिन जब आप पर्सनल सेगमेंट में तो पर्सनल सेगमेंट में मैं रोज़ चाहे 100 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाऊंगा या 70 किलोमीटर, तो मेरे को फिर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का फॉर्मूला मेरे लिए कम पड़ सकता है या आपके लिए। तो आई थिंक वो अगर एंगल देखा जाए तो कमर्शियल के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हैज़ ऑलरेडी मेट और चीपर है। लेकिन प्राइवेट पे जब आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा गेम बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर और भी चीज़ें हैं कन्वीनियंस की आदमी देखता है, जैसे तुमने कहा बताया कि टाइम एंजाइटी या रेंज एंजाइटी। लेकिन रेंज की बात करें तो लाइक ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ बैंगलोर से दिल्ली जाने वाला हूँ, राइट? सो बट यू स्टिल वांट टू कवर दैट कि शायद मैं चला जाऊँ किसी दिन, ऐसा है? हाँ, ये है। अगर मैं आई एग्री ऑन योर पॉइंट्स, तो अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूँ, प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक। अगर हम कमर्शियल की बात करें, इंडियन ट्रांसपोर्ट की जो भी है, अगर मैं पॉल्यूशन के लेवल पे बात करूँ तो इट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्स 11 to 13%। पॉल्यूशन जो होता है दैट कम्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। 11 to 13% इज द वैल्यू फॉर पॉल्यूशन। जो इंडिया या ग्लोबली आप बता? नो, इट्स फॉर इंडिया ओनली। Because globally I think it was 25%। और अगर मैं उसको बाइफरकेट करूँ, इट्स नॉट प्रॉपर वैल्यू, तो अप्रॉक्स उस 11 to 12% में आई थिंक 50 और 60% जो भी होगा कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं। ट्रक हो गए, आपके 3 व्हीलर्स हो गए, जो भी होते हैं डिलीवरी के लिए। तो इस चीज़ में मेरे ख्याल से कमर्शियली वो उनके लिए इकोनॉमिकल भी है। जो कमर्शियल जैसे बिग बास्केट हुआ, मूविंग हुआ, जो भी कंपनी या फ्लीट ऑपरेटर्स हैं जो भी डिलीवरी के लिए यूज़ कर रही है इकोनॉमिकली, साथ में गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। आई थिंक यू वेंट थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट ड्राफ्ट, दिस इज एग्रीगेटर पॉलिसी। दिल्ली गवर्नमेंट इज वन ऑफ द, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी लीड ली है। आई थिंक दे विल बी EV कैपिटल एज वेल इन गोइंग 2 to 3 years ahead। उन्होंने हर साल में जो भी फ्लीट्स अभी करंट में हैं, अपने फ्लीट में जो भी नए एडिशन होने हैं, लाइक फर्स्ट ईयर 25% न्यू एडिशन फ्लीट का, सेकंड ईयर 50%, थर्ड ईयर 75%। आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट में स्टेट सब्सिडी अलग से मिलती है, और अगर आप दिल्ली में रिवोल्ट की बाइक करोगे तो स्टेट फेम की भी मिलेगी और दिल्ली की भी। जितना मुझे याद है, अगर मैं सही बताऊँ तो 5,000 प्रति यूनिट ऑफ बैटरी मिलती है। तो अगर 3 यूनिट की बैटरी है तो 15,000 तक की सब्सिडी मिलती है। और यहाँ तक कि दिल्ली गवर्नमेंट इतनी, मतलब काइंड ऑफ आई एम फाइन इन टर्म्स ऑफ EV एडॉप्शन, जो भी उनका वो कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। यहाँ तक उन्होंने EV साइकिल्स पे भी सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। दैट विल बी ग्रेट। ओके, अगर किसी को, मुझे ही, अगर मैं साइबर सिटी के बगल में रहता हूँ, मेरा ऑफिस है साइबर सिटी में, मेरे पास ऑप्शन है कि EV साइकिल से मैं जा सकूँ, एटलीस्ट मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एनवायरमेंटल को, एंड आई विल गो फॉर इट। राइट। इनफैक्ट इन गुड़गांव जब भी मैं जाता हूँ, आई हैव सीन मेनी पीपल ट्रैवल, आई हैव सीन फ्यू टाइम्स मैंने देखा है कि लोग साइकिल से भी ऑफिस जा रहे होते हैं। सो दैट इज टर्निंग आउट अ वेरी हेल्दी सब्स्टिट्यूट। या सो
So you're saying about the cost of ownership. In private it is, but in private still अगर अब मैं बात करूँ कि रेंज एंजाइटी की बात करते हैं तो इज इट बिकॉज मेरी जो नेक्स्ट व्हीकल होगी मैं डेफिनेटली ईवी ही लूँगा क्योंकि प्रोबेबली मैं बैंगलोर के विसिनिटी में ही रहता हूँ, बैंगलोर से बाहर नहीं रहता हूँ. बट इफ़ आई गो फ्रॉम लेट्स से बैंगलोर टू कुर्ग और बैंगलोर टू मैसूर, सो क्या अभी हाईवेज पे क्या लाइक व्हाट डू यू थिंक इज द स्टेट आर अभी highway is the one thing which will help me intercity traveling? I think our transport minister Nitin Gadkari. His vision is the most the influential vision for EV adoption, hydrogen and all. उनके जो भी एक्सप्रेसवेज हैं ऑलरेडी, जो फेम टू भी उस पर काम कर रही है कि हर एक 10 किलोमीटर पे हमें फास्ट चार्जिंग देना है. और ऑलरेडी जो हमारे CPOs हैं एग्जिस्टिंग इंडिया के काफ़ी, लाइक इफ़ यू गो फ्रॉम गोवा टू मुंबई टू गोवा, दे हैव ऑलरेडी पुट इनटू द फास्ट चार्जेस. तो मेजर प्रॉब्लम्स अभी इंडिया में धीरे धीरे कंक्लूड हो रही हैं. जो भी टीयर वन कनेक्टिंग हाईवेज हैं ऑलरेडी DC चार्जर्स हैं, और अगर नहीं हैं तो 1-2 साल में हो जाएंगे. और यहाँ तक कि आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि गडकरी है प्लान ए इलेक्ट्रिक हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट विल चेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रक्स. एटलीस्ट एक विज़न होगा इंडिया के लिए. जो भी हम प्लान कर रहे हैं कि वी विल बी लाइक इकोनॉमिक, जो भी टॉप 3 कंट्रीज हैं उसमें हम आएंगे. जैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ कि व्हाट EV कैन हेल्प इन इकोनॉमी, अभी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें अप्रॉक्स इफ़ आई कम टू अ वैल्यू कि एक साल में कितनी इंपोर्ट होती है, कितना एक्सपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट वैल्यू इज़ अप्रॉक्स $500 billion ईयरली and export is approx 320 or 330 billion dollars. 200 का डेफिसिट है. और जो टोटल इंपोर्ट है उसमें 20 से 25% का जो इंपोर्ट है दैट इज पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्टेशन. यस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल एंड ऑल. तो एटलीस्ट अगर हम, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी इकोनॉमी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, हर चीज़, तो अगर हम EV पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं then that will also increase, that will be a burden to economy. तो अगर हम EV को लेकर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चल रहे हैं, so I am definitely very sure that EV is the next big thing that will help India to grow. So you're saying that it is large scale economy में भी in terms of हमारा जो economical status है उस पर भी हमें हेल्प करेगा in terms of current account deficit or trade deficit. Right. So but coming to this thing about, let's talk about batteries now, क्योंकि batteries आज की डेट में battery is the costliest part of an EV और battery is the heaviest part of an EV. So and battery needs lithium, and lithium, you need lithium mining area. First of all, does India have enough lithium? इतना लिथियम है हमारे पास कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर अभी बैटरीज का क्या सीन बन रहा है? क्योंकि जितना मुझे पता है कि अभी many people are making batteries, many good companies I think are making batteries, at least assembling and making it inside India. But I think recently Ola also announced that they are coming with their own battery manufacturing plant, and it will be manufactured inside India. So one is the battery manufacturing, वो कहाँ पे हो रही है? क्योंकि अगर हम फिर बैटरी भी अगर इंपोर्ट करेंगे तो डोंट यू थिंक कि जो हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, क्या उस पर इट माइट जस्ट उसको नेगेटिव इफेक्ट डाले वापस? आई थिंक ये ऑलरेडी एक मेजर कंसर्न है. बैटरी इंपोर्ट करना इज डिफरेंट थिंग, द क्वालिटी ऑफ बैटरी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग. हमने रिसेंट न्यूज़ पढ़ा होगा दैट some of the companies they got some electric fires and all. तो import quality कैसी है, that is also a question. और recently I got some I think from government itself is collaborating with some countries जहाँ से वो lithium extract कर पाए हैं अपनी इकोनॉमी के लिए. और साथ में उन्होंने सब्सिडीज़ भी लॉन्च की हैं कि कंपनीज खुद आएँ, अपनी R&D लगाएँ एंड डेवलप बैटरीज फॉर दैट. इनफैक्ट I read a news about Tesla also कि I think it was Australia कि there was a mine in Australia जो Tesla ने उसके राइट्स ही खरीद लिए कि इससे जितना भी लिथियम निकलेगा that will be
इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2 कंट्रीज में लिया है, आई फॉरगॉट द नेम, बट 1-2 कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑलरेडी दे गॉट द थिंग. But even if you get the lithium, but this, they have to manufacture it in India, right? I think Tata, Ather, Ola, some of the biggest OEMs are already working. Yeah. कि हम कैसे बैटरी की प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व कर पाएँ. And there are many battery startups also coming, like Right. Log9, Exponent Energy. Right. तो आई थिंक बैटरी टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं, और आई थिंक इन्वेस्टर कम्युनिटी भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है. सो आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो beneficial to the whole. And also the battery is kind of मेजर अभी डम बैटरीज यूज़ कर रहे हैं हम. जो भी R&D चल रही हैं BMS पे इंटेलिजेंट बैटरीज, दैट विल ऑल्सो प्ले मतलब मेजर रोल होगा कि कैसी EV इकोनॉमी आगे बढ़े, बिकॉज EV से हर चीज़ कनेक्टेड हो जा रही है. नॉर्मल व्हीकल से इलेक्ट्रिक, दैट विल ऑल्सो प्ले मेजर रोल कि हाउ द इंडस्ट्री विल रन एंड हाउ फार इट विल रन. सो EV के आने से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि EV भी EV रेवोल्यूशन भी हो रहा है, IoT रेवोल्यूशन भी हो रहा है, और नाउ एवरीथिंग इज इवन MG ने भी अपनी MG-ZS हेक्टर निकाली, तो एक बार उन्होंने बोला कि ये तो इंटरनेट कार है, और तो नाउ and similarly now MG-ZS EV and Tata Nexon EV, and so now car is becoming a connected device. Right. कार की बैटरी भी बात कर रही है चार्जिंग स्टेशन से, चार्जिंग स्टेशन बात कर रहा है मेरी मोबाइल ऐप से, मेरी मोबाइल ऐप बात कर रही है कार से. सो एक कनेक्टेड इकोसिस्टम तो बन रहा है. सो आई थिंक सो विल दैट सो यू नो डू यू सी अ चेंज देयर कि यार ये जो अभी हमारा पेट्रोल वाली जो दुनिया है और डीजल वाली दुनिया और ये कनेक्टेड दुनिया होगी, इसमें और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? बिकॉज USA में और यूरोप में आई थिंक V2G की भी बात हो रही है, व्हीकल टू ग्रिड अब बात करी जा रही है कि जब आपने गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी तो रिवर्स बैटरी कैन चार्ज योर होम ऑल्सो. सो आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेन स्ट्रीम दिस आइडिया विल बिकम और व्हेन विल इट बिकम. अभी मैंने एक रिपोर्ट, आई वेंट थ्रू अ रिपोर्ट इन US by 2050 it will be approx 40 million connectors जो स्मार्ट होम पे यूज़ होंगे. ठीक है, आई थिंक इट्स 400, मुझे याद नहीं है. ठीक है, तो अभी जो ट्रांजिशन है पेट्रोल टू इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो पार्ट है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, हम 3 BHK घर में रहते हैं, तो यूजुअली हमारा जो लोड होता है इट इज़ 3 to 5 or 6 किलोवाट, राइट. और अगर हम एक व्हीकल लेते हैं, हमने नेक्सॉन ले लिया, बैटरी पैक इज़ अप्रॉक्स 45 मिनट्स, उसको हमें चार्ज करना है. अगर हम डेली ही चार्ज करते हैं तो इट विल कंज्यूम अप्रॉक्स 45 किलोवाट्स पर डे. तो डेफिनेटली लोड, इलेक्ट्रिक लोड बढ़ना है फ्यूचर में, तो घर में बढ़ेगा और EV से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. तो ग्रिड कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, राइट. मेरे घर का मेरे जो एरिया का ट्रांसफार्मर है वो भी बढ़ना चाहिए. और साथ में हमारे पास देखिए EV जो कनेक्टेड है, अभी हर एक कंट्रीज नेट जीरो के लिए भी कमिटेड है. US ने 2050 का टारगेट लिया है, इंडिया ने 2070 का टारगेट लिया है. तो हमें EV को साथ में लेकर चलना है, साथ में हमें एनर्जी रिसोर्स भी ढूंढना है, लाइक रिन्यूएबल हो गया, उस टाइप के रिसोर्सेज जो भी हैं जो हमें लोड को मैनेज करने में हेल्प कर सकें. अभी कैज़ाम के जो हमारे जो फीचर है लोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो डायनेमिक लोड जो हम ग्रिड्स को प्रोवाइड करते हैं, आप मान लीजिए दिल्ली में 10,000 EV चार्जर्स एक साथ चल रहे हैं, चार्जिंग हो रही है नाइट में, एंड दे गॉट ए पीकर. ठीक है, तो विथ थ्रू आवर सॉफ्टवेयर एटलीस्ट द यूटिलिटी कैन डंप डाउन ना, कि उन्होंने 5,000 चार्जर्स को बंद कर दिया. राइट. तो पीक आवर मींस एकदम से लोड बढ़ा, एकदम से लोड बढ़ा. राइट. आप लेट्स से द्वारका में रह रहे और एकदम से लोड बढ़ा, तो आप कह रहे हो कि अगर रिमोट कंट्रोल है मेरा चार्जिंग स्टेशन में, तो मैं थोड़ी देर के लिए चार्जिंग स्टेशन बंद कर दूंगा और मुझे पूरे एरिया की बिजली कट करने का वारंटी है. तो इसलिए मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि वाई सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल पार्ट, प्लेज इन वाइटल रोल इन EV एटमॉस्फेयर, EV इकोसिस्टम. और इसमें मुझे ये भी लगता है कि देखो IoT
IoT तो काफ़ी सालों से अब चल रहा है। स्मार्ट बल्ब आ गया, स्मार्ट कैमरा आ गया, स्मार्ट सॉकेट आ गया, स्मार्ट फ्रिज आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता है, भारतीय जनता है, उसका पहला असली इंटरेक्शन होगा विद IoT डिवाइस, या मेजॉरिटी जनता का मुझे ऐसा लग रहा है वो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होगा। क्योंकि हर आदमी तो स्मार्ट बल्ब ले नहीं रहा भाई। जब मेरा बल्ब आ रहा है 50 रुपये का, तो मैं 500 रुपये का बल्ब क्यों लूँ? अनलेस अंटिल यू आर अ रिच गाय और यू आर अ गुड अपर मिडिल क्लास का है वो। और वो भी काफ़ी बेसिक IoT प्रोसेस है कि बल्ब स्विच ऑन किया, ऑफ किया। बट और स्मार्ट कैमरा भी है, राइट, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा शायद लोग स्मार्ट डोरबेल लगवा लें अपने घर पे या हाँ। उस पर। लेकिन अब क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो सॉफ्टवेयर के साथ ही आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिक्शे वाले से लेके एक कंपनी के CEO तक का इंटरेक्शन IoT की दुनिया से मे बी चार्जिंग स्टेशन के थ्रू होगा, जहाँ पर उनको पता चलेगा कि एक हार्डवेयर डिवाइस मेरी मोबाइल ऐप से चल रहा है। और क्योंकि हमारी अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो हम ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वगैरह पे नहीं करते। तो आई थिंक मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट एंड ऑल इज़ ऑलरेडी हमें पता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल थिंग बनेगी एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम भारत, जिसे बोलते भारत विल बी इंटरेक्टिंग विद IoTification. That's what my feeling is. I mean, definitely IoTification आपका इंडस्ट्री में तो हो रखा है कि आपकी फैक्ट्रीज IoTified है, आपके ऑफिसेज, बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, क्योंकि अगर मैं Kazam का ही बताऊँ तो जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, तो वो जो फीलिंग लोगों को आती थी ना कि मोबाइल ऐप से स्टार्ट हुआ, वो लाइट हो गई, तो that feeling of magic we had seen in their eyes, कि उनकी आंखों में दिखता था कि हाँ यार एक अमेजमेंट, बट इवेंचुअली डाउन द लाइन वो नॉर्मलाइज हो गया। बट मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा Tier 2 cities, Tier 3 cities में, आई फील कि the EV charging, the EV revolution itself will also boost the IoT revolution, and together they will boost the big data, क्योंकि डेटा इतना सारा होगा, it will lead to literacy kind of IoTification. और जो EVs आ भी रहे हैं तो आप तुम देखोगे कि नॉर्मली स्मार्ट EVs हैं, they have a dashboard, like Ather has a very smart dashboard, Ola has a dashboard, and so दो स्कूटर और बाइक भी लिए जा रहे हैं, they are relatively smarter, they are smart things. So I feel that कि एक पूरा नेटवर्क बनने वाला है और बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी इससे बहुत सारी। अगर मैं इसको टेलीकॉम से कंपेयर करूँ, मान लो एक ट्राई है, दैट इज़ क्लियरिंग हाउस, ठीक है, और जो CPOs हैं, वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है। अगर मैं उसको Kazam से कंपेयर करूँ, Kazam इज़ द ट्राई, द क्लियरिंग हाउस, ई-रोमिंग, और जो हमारे CPOs हैं लाइक इलेक्ट्रिवा, रिवोस, जो भी हैं, वो वोडाफोन आइडिया काइंड ऑफ थिंग। तो एक अलग ही इंडस्ट्री है EV इंडस्ट्री, जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक फैक्टर भी होगा और एक अलग ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी डालेगी दुनिया में। राइट, क्योंकि एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज आपकी तो बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री होगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री होगी, साथ में EV का इंश्योरेंस, वो भी एक अलग ही सेगमेंट होने वाला है, बैटरी इंश्योरेंस होगा, फिर उसके बाद डेटा पूरा का पूरा। जैसे अभी आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, लेट एज्यूम वन स्मॉल एग्जांपल। अभी जो बेसिक IC इंजन्स में इंश्योरेंस होते हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, मे बी आपकी गलती हो, मे बी आगे वाली की गलती, एक्सीडेंट हो गया, आपने क्लेम डाला, यू विल गेट द रिम्बर्समेंट। बट अगर आप एक EV यूज़ कर रहे हो एज ए OEM या फिर एज ए इंश्योरेंस कंपनी, उसके पास सारी डेटा है, आपके पैटर्न्स क्या है, राइट, आपने ब्रेक कैसे लिया। तो जो इनफैक्ट अगर वो लॉस हो रहा है किसी को, इंश्योरेंस कंपनी को, देन दे विल गेट टू नो, एंड ऑफर्स जो होंगे काफ़ी लिक्विडेटिव हो जाएंगे इन कमिंग डेज। तो वो जो फॉर्मूला है वो बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, राइट, कि मुझे पता है कि मनीष कि कितने रेट पे चलाता है, कितना चलाता है, बैटरी क्या स्टेट चल रही है, तो मैं सबसे भी वो हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, सारी इंडस्ट्री एक तरह से EV के आसपास होगी, बिकॉज डेटा माइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करेगा, जो भी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। But what do you think about, let's know, EVs, data, but then we talk about where there is self-driving thing also happening. I don't know कि कितना mainstream है, but तुम्हारी gut feeling क्या कहती है? मुझे थोड़ा अभी तो इंडिया के लिए फार-फेच्ड आइडिया लगता है, मुझे अभी नहीं लग रहा है
इंडिया इज आई गेस अप्रॉक्स 20 to 20 साल एटलीस्ट हमें लगेंगे. हमें रोड इंफ्रा तो काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा. भी दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी जाने की सोच रहे हैं, आई थिंक हम सही विज़न पे भी हैं. अगर हमारे गडकरी साहब 20-30 साल तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने रहें, देन वी विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस इट इन आवर रोड्स. बिकॉज अभी तक जो एक्सप्रेस वे हैं, मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हैं. पूर्वांचल, गंगा, यमुना. इनफैक्ट वन गोज़ फ्रॉम माई होम गोरखपुर एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, काफ़ी ज़्यादा, जो कि हर एक सेक्टर को लिंक कर रहा है. तो रोड की क्वालिटी कैसी है, रोड इंफ्रा कैसा है, दैट विल हेल्प इन ऑटोमेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर जो भी. और कमिंग बैक टू द 3 एंजाइटीज दैट यू टॉक अबाउट, वन इज रेंज एंजाइटी. तो रेंज, एक तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं वैसे वैसे ज़्यादा रेंज वाली गाड़ियाँ आ रही हैं. भाई अभी 100 किलोमीटर तक की रेंज का टू-व्हीलर मिल जाता है आपको. अगर आप मतलब ऑब्वियसली आई थिंक हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा आपको 60-70 किलोमीटर की रेंज देगा. लेकिन अगर आप थोड़ा और ऊपर जाओगे, इधर बजाज चेतक और टीवीएस आई की आपको 110 किलोमीटर की रेंज देंगे. तो एक तो मुझे लग रहा है कि बैटरी की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है. राइट. बैटरी की कॉस्ट कम होती जा रही है, तो रेंज मुझे लग रहा है वो ज़्यादा दे रही है. नंबर 2, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है. तो रेंज एंजाइटी मुझे लगता है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है. अगर मैं चार्ज एंजाइटी पे हूँ तो मुझे लगता है कि बैटरी की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन बैटरी की चार्जिंग स्पीड भी बढ़ रही है. क्योंकि अभी आज की डेट में अगर आप कोई टू व्हीलर लेते हो तो वो 3.3 किलोवाट से ज़्यादा करंट मोस्टली नहीं लेगा. जितना मुझे जो भी टू व्हीलर पता है वो ही शायद अभी की डेट में 16 एम्पियर ज़्यादा करंट नहीं लेता है. इनफैक्ट मोस्टली 5 एम्पियर के चार्जर वाले आ रहे हैं. तो जब वो पावर बढ़ेगी तो चार्जिंग स्पीड बढ़ेगी, लेकिन पेट्रोल जितनी तो नहीं होगी. हाँ, मतलब 30 मिनट 15 मिनट मैक्स मुझे लगता है कि उतना पुश कर सकते हैं. और रेंज एंजाइटी का एक लिमिट भी है आई गेस. अगर आप 4 व्हीलर ओन करते हो, आई थिंक 500 इज़ गुड रेंज. अभी आज सुबह मैंने एक हेडलाइन पढ़ी, was quoted by McKinsey CEO कि it's not India's decade, it's India's century. Because जो वर्कफोर्स है इंडिया की 20% वर्कफोर्स will play a vital role. और उस सेंचुरी में एक बड़ा सा पार्ट होगा जो EV इकोसिस्टम का होगा. That what I think. What is your view on it? Definitely. I also feel कि overall Asia's role will be very big in the coming century. And coming to the century or coming to the industries, अब आप देखोगे इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पिकअप होने वाली है. और वन इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री दैट इज टॉकिंग, एंड द वन इज AI की फील्ड में बहुत काम हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, जिसमें सारे कनेक्टेड है आपस में. एक ब्लॉकचेन एक इंडस्ट्री है जो पिकअप कर रही है. अभी थोड़ा इतना उसमें क्लैरिटी नहीं आई है. तो दीज सारी इंडस्ट्री में काम आने वाला है. और आप देखोगे कि सब में ही इंडियन स्टार्टअप्स आर प्रेजेंट, और एटलीस्ट स्टार्टअप्स विद इंडियन फाउंडर्स और इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स आर प्रेजेंट. राइट. सो इंडिया, एंड ऑब्वियसली आप देखोगे कि आज की डेट में देखोगे जितने भी CEOs हैं, रिसेंटली Starbucks CEO was from Indian origin. So definitely there is a lot of potential, a lot of capabilities, and there's a lot of people with relevant skills जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब आप सॉफ्टवेयर इसमें जाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा टैलेंट मिलेगा, which is gonna play a very crucial role for all these industries. Absolutely. So that is definitely there, and so definitely I think it is gonna be a very golden time for the country and the economy, and faster the people adopt to EVs, faster people feel safe and secure getting to EVs. I think that's going to play a very big and crucial role, and that's what हम Kazam के थ्रू भी ट्राई करते हैं कि कोई भी EV ड्राइवर, जब हम मैं Kazam फाउंड करा था अक्षय के साथ, सो मेरा भी यही एक मोटिव था कि EV ड्राइवर कोई भी बिना चार्जिंग के ना जाए. भाई आपको चार्जिंग चाहिए, आप कहीं भी फंसे हुए हो, रात को इमरजेंसी है, चार्जिंग Kazam देगा. तो वो ट्रस्ट के साथ उसने Kazam की ऐप डाउनलोड करी है. तो उस ट्रस्ट को मुझे मेंटेन करना है, उस ट्रस्ट को मुझे कंटिन्यू करना है. सो एंड इफ कंपनीज लाइक दिस कम अप, तो मुझे लगता है कि आपकी रेंज एंजाइटी,
आपकी टाइम एंजाइटी और आपकी चार्जर एंजाइटी सबको हम टैकल कर सकते हैं. So that's where not just government but Indian startups are also going to play a very crucial role. And founders and entrepreneurs, people are doing it. बहुत सारी कंपनीज बैटरी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चार्जिंग में काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज EVs में काम कर रही हैं. सबसे फेमस बीइंग ओला एंड एथर. नंबर्स की मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली KPMG की जो रिपोर्ट आई, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबॉडी, दैट जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स आर वेरी गुड. द रीज़न आई टेल यू इज़ कि जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी उस साल 3600 ही गाड़ियाँ बिकी थी. 3600 बहुत कम नंबर है. 4 व्हीलर्स उसमें भी 60% मार्केट शेयर 2019-2020 की बात कर रहा हूँ. उसमें भी 60% मार्केट शेयर था टाटा नेक्सॉन का. फिर उसके बाद अगले साल गेस करो कितनी बिके होंगे. आई थिंक इट वाज 116% हाइक प्रीवियस लास्ट. अगले साल एक्चुअली 3400 बिकी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. मतलब हाँ, तो लॉकडाउन की वजह से और नंबर कम हो गया. एंड लेकिन अब इस साल की जो 2021 से 22 की बात करें करीब 15 से 17 हज़ार गाड़ियाँ बिकी हैं. तो आप प्रीवियस नंबर जो देखोगे 3-4 हज़ार या 5 हज़ार जो चल रहा था उससे काफ़ी सडन जंप आ रहा है. तो ये 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ. 2 व्हीलर में नंबर अच्छा चल रहा है. 2 व्हीलर में जब व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज आई थिंक 2018-19 में 75,000 2 व्हीलर्स बिके थे, 75,000. नेक्स्ट ईयर 1.5 लाख, नेक्स्ट ईयर फिर से 1.5 लाख. लॉकडाउन की वजह से स्टेबल हो गया. एंड देन इस साल की बात करें तो आई थिंक 3 से 5 लाख का 2 व्हीलर्स है. तो 2 व्हीलर्स इज डेफिनेटली ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट. और इसमें भी ओला का भी काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि ओला ने बहुत सारे ऑर्डर्स उठाए हैं और एथर तो अच्छा कर ही रहा है. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज. बाउंस भी अब आपके पास 2 व्हीलर्स लॉन्च किया. तो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, लॉट ऑफ फंडिंग इज कमिंग एंड इन दिस मार्केट. 3 व्हीलर्स की बात करूँ तो अगेन सेम 1 लाख और आई थिंक फिर ड्रॉप हुआ था लॉकडाउन में. और उसके बाद इस साल द प्रोजेक्टेड नंबर इज 1.7 lakhs. ठीक है. तो टोटल नंबर हमारा सही चल रहा है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट. इट्स जस्ट दैट कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ग्राफ जो है नीचे आया. कमर्शियल सेगमेंट में तो और नीचे आया बिकॉज बिजनेस तो जब कमर्शियल डिमांड ही कम हो गई तो फिर 3 व्हीलर्स में ड्रॉप हुआ. लेकिन अब इट इज़ ऑन द ट्रैक विद महिंद्रा ट्रियो कमिंग इनटू पिक्चर. टाटा एस की भी आपका जो छोटा हाथी जिसे बोलते हैं उसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च हो चुका है. तो वो भी बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है. तो क्योंकि टाटा एस अगर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये गाड़ियाँ बहुत यूज़ होती है. तो इनके इलेक्ट्रिक वर्जन आने बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ गोना पिक अप वेरी वेरी वेल. और कार्स में मैं बात करूँ तो अभी मार्केट शेयर तो मैक्सिमम टाटा नेक्सॉन का ही है. हाँ, लेकिन कार्स में जिस दिन आई रियली विश मारुति इसमें जल्दी से जल्दी एंटर हो. मारुति जिस दिन लॉन्च करती है अपना इलेक्ट्रिक मॉडल, आई फील कि बिकॉज मारुति उसकी मेजर स्टेक है इंडियन मार्केट में, उसकी रीच इतनी है और तो दैट इज गोना बी डिसाइडिंग फैक्टर. लेकिन गाड़ियों में अभी गाड़ी महंगे एंड पे ज़्यादा है. आप स्टार्ट करते हो 1 करोड़ की गाड़ी से कि भाई जैगुआर I-Pace, मर्सिडीज बेंज EQ एंड मे बी आई थिंक दीज 2. देन यू ड्रॉप डाउन टू टेस्ला's प्राइस जो आपको करीब 50 से 60 की पड़ेगी बाहर भी और इंडिया में भी अगर इम्पोर्ट होकर आती है. और उसके बाद सीधा आप आते हो Hyundai Kona MG ZS EV जो आपको 25 से 30 लाख के पड़ेंगे. और फिर नेक्स्ट आते हैं टाटा नेक्सॉन 16 लाख जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है. आई थिंक ये एक गाड़ी चाहिए हमें 8 से 12 लाख की सेगमेंट में. आई थिंक दिस गोना मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई थिंक टाटा इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. जो उन्होंने नई सीरीज लॉन्च की अभी रिसेंटली, टाटा, महिंद्रा, बहुत सारी कंपनीज हैं. आई थिंक मारुति भी काम कर रही होगी. मारुति डेफिनेटली आई मीन they are the market leader actually अभी तक जो but I think it's high time to jump in right. क्योंकि और शायद EV जो 2 व्हीलर का मार्केट जिस हिसाब से उन्हें रैपिड ग्रोथ की है इसी वजह से, बिकॉज वैराइटीज़ बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं. Which is your favorite bike? I will go with Ather. Ather. Yes, it has good range and it is good. तो for me it's I think Bajaj Chetak and Ola will be wait. तो आपको क्या लगता है कि की एक्शंस रिक्वायर्ड क्या है EV को आगे जाने में, लाइक फॉर ए रैपिड ग्रोथ, फॉर ए सस्टेनेबल ग्रोथ?
So actions can be divided in three sides: demand side, supply side, and I think government side. Government side already मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है. आपको EV पे सब्सिडी दे रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब्सिडी दे रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हैं कि भाई आप इंडिया में प्रोड्यूस करो आपको ये मिलेगा. तो बहुत सारे नॉर्म्स जो आप देखोगे ना कि ट्रैफिक रूल, अगर आपको रजिस्ट्री, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ें भी कर रही है गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी. फिर आते हैं डिमांड साइड पे. डिमांड साइड पे कि मैं एज अ यूज़र मेरी डिमांड बढ़े ईवी की तो क्या कर सकते हैं. तो उसके लिए आई थिंक वही चीज़ है कि अगर मेरी रेंज एंजाइटी कम कर दी जाए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू तो डिमांड बढ़ जाएगी. दूसरा मुझे लगता है कि वी नीड टू रियली वर्क ऑन अवर सोर्सिंग स्ट्रेटेजी कि भाई कहाँ से मुझे बैटरी लेनी है, कहाँ से चिप्स लेनी है, जिससे कि मेरी सप्लाई साइड सॉर्टेड रहे. तो ये डिमांड साइड, सप्लाई साइड और गवर्नमेंट साइड में अगर हम ये एक्शंस लेंगे डेफिनेटली इट्स गोना पुश दिस होल इंडस्ट्री. लेकिन इसमें एक और चीज़ बोलूँगा जो मैं सारे ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स होता भी है ईवी का, आई डोंट थिंक उसको बहुत ग्लैमराइज करना चाहिए, क्योंकि अगर 20 लाख स्कूटर में से एक स्कूटर में कुछ हुआ, आई डोंट थिंक इट शुड बी ग्लैमराइज. इट शुड बी. अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी थोड़ा तो आई मीन डेफिनेटली वी शुड फॉलो सेफ्टी नॉर्म्स, बट आई जस्ट फील कि नेगेटिव इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर दी जाती है और विच बहुत लोग डिमोरलाइज हो सकते हैं. तो दैट्स व्हाट आई फील कि लेकिन यदि आप पूरा सेफ्टी नॉर्म फॉलो करें, इसको सेफली चार्ज करें, चार्जिंग स्टेशन पे करो, आप नॉर्मल सॉकेट ना यूज़ करें, अपनी बैटरी को घर पे ना लेके जाए, नीचे ही पार्किंग स्पॉट पर रखें, तो आई थिंक सेफ्टी कैन बी फॉलोड. बट आई ऑल्सो फील कि एज ऑडियंस हमारा फ़र्ज बनता है कि हम नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा स्प्रेड ना करें, मतलब या फिर उसको ओवरब्लो ना करें, बिकॉज पूरी फिर इंडस्ट्री को उसकी वजह से शॉक लगता है. And also, I have one more question. What do you think should be the key point to win the battle in charging ecosystem? What do you think? It should be innovation, continuous innovation, about chargers, software, and all. सो कमिंग टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में चार्जिंग का पैटर्न जो होगा या जैसा बाहर भी है 80% चार्जिंग घर में होगी, बाकी जो चार्जिंग है स्प्लिट होगी, एक फ्लीट की सारी चार्जिंग होगी जो अपने डिपो में चार्ज करेंगे. नेक्स्ट आपकी डेस्टिनेशन चार्जिंग होगी, शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, और फाइनली हाईवे या एन रूट कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ चार्ज करूँगा. इन चारों सेगमेंट में अलग तरीके का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग तरीके के चार्जिंग सोल्यूशन चाहिए. घर पे आपको स्लो एसी चार्जर चाहिए और ऑफिस में आपको डेस्टिनेशन में मॉडरेट एसी चार्जर चाहिए. डेस्टिनेशन की बात करें, फ्लीट में आपको मॉडरेट चार्जर चाहिए 7 किलोवाट या 22 किलोवाट का, और हाईवे पे आपको फास्ट चार्जर चाहिए. Right. तो ये फिट प्रोडक्ट मार्केट फिट हमको लाना पड़ेगा कि सही सेगमेंट में सही हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं. पहला, along with a good software solution, so that every party at every place is satisfied. और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो हम नॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं या RI जो नॉर्म्स क्रिएट कर रहा है या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो नॉर्म क्रिएट कर रहा है, दैट शुड बी इन लाइन विद द रियलिटी. हम क्योंकि आप देखोगे तो बाहर के जो चार्जर्स हैं मोस्टली यार DC चार्जर है, फास्ट AC चार्जर, तो दे हैव CCS2 गन्स एंड टाइप 2 गन्स. बट अगर वही चार्जर मैंने बोला कि मैंने 1000 चार्जिंग स्टेशन लगा दिए और 1000 के 1000 चार्जिंग स्टेशन मैंने CCS वाले टाइप 2 वाले लगा दिए, लेकिन एक रिवोल्ट बाइक वाला उसका नहीं कर पाएगा. करेक्ट, राइट. एक महिंद्रा ट्रियो वाला उससे नहीं चार्ज कर पाएगा. तो वो मैच बिटवीन द रियलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन इन इंडिया और जो चार्जिंग सोल्यूशन हम उसको देंगे वो एकदम इन लाइन होना चाहिए. और इसमें सबको अब एक साथ चलना पड़ेगा. सोसाइटीज़ और कंपनीज लाइक अस और जो चार्जिंग कंपनीज है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस सही जगह पर सही चार्जर लगाया जाए. चाहे हम गवर्नमेंट के लिए लगा रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए लगा रहे हैं, हम ऑफिस स्पेस के लिए लगा रहे हैं, कस्टमर को इन्फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी है. ऐसा नहीं कि कस्टमर को चार्जिंग नीड है, मेरे पास एक GBT चार्जर पड़ा है तो मैं जाके लगा दूंगा, नहीं. अगर मैं लाइक चार्जिंग टाइप की बात करूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली 4 व्हीलर्स हैं, उनके फास्ट चार्जर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. आपको कहीं ना कहीं तो लगता होगा कि इंडिया में तो स्लो चार्जर्स, टाइप 1 चार्जर्स एंड टाइप 2 चार्जर्स विल प्ले मेजर रोल. अगर आप होम चार्जिंग की बात करें RWAs में, अपार्टमेंट्स में, घर में,
और जो मेजर जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, दैट विल गेट चार्ज फ्रॉम स्लो चार्जेस। मे बी अभी आज टाइप 1 से हो रहे हैं, कल बैटरी को अपग्रेड करें, हाई वोल्टेज बैटरी बनाए तो टाइप 2 पे चला जाएगा, उससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जा पाएगा। आई गेस व्हाट आई थिंक। सो व्हाट डू यू थिंक कि स्लो चार्जर्स टाइप 1 एंड टाइप 2 विल बी द मेजर चार्जिंग इंफ्रा रिक्वायर्ड इन इंडिया? फॉर नेक्स्ट 2-3 years डेफिनेटली यस। लेकिन जैसे तुमने खुद ही कहा कि टाइम के साथ बैटरी की कैपेसिटी बढ़ने वाली है, टाइम के साथ बैटरी भी बड़ी होने वाली है और टाइम के साथ बैटरी की चार्जिंग स्पीड भी बढ़ने वाली है। राइट। तो अभी अगर मैं आज एक स्कूटर ले रहा हूँ, वो मेरा 4 घंटे में चार्ज हो रहा है, हो सकता है मैं 3 साल बाद एक स्कूटर लूँ तो वो 15 घंटे में चार्ज होता है, जो कि रियलिटी बन रही है। अगर आप बहुत सारी बैटरी कंपनीज की बात करोगे तो Log9 हो गई, दे एक्सपोनेंट, दे विल क्लेम दैट देयर बैटरीज कैन बी चार्ज विद इन 15 मिनट्स, एटलीस्ट 80%। तो समय के साथ फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन अभी की डेट में जब बैटरी की कैपेसिटी ही कम है तो अभी आपको द AC स्लो चार्जिंग और AC 7 किलोवाट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन टू हैव, स्पेशली अगर आपको घर पे या फिर आपकी गाड़ी ऑफिस में चार्ज करनी है। फास्ट चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी आई थिंक बसेस के लिए। राइट। बस के लिए यू नीड अ DC चार्जर, क्योंकि बस नहीं कर सकती वेट, और मतलब करेगी भी तो इतनी बड़ी बैटरी है। सो दैट्स व्हाट आई फील दैट चार्जिंग नीड धीरे धीरे फास्ट होगी। अभी फिलहाल के लिए फॉर नेक्स्ट 2-3 years आई थिंक AC सेगमेंट कैन डू द जॉब। सो एज पर माई सजेशन, जो टाइप 1 टाइप 2 चार्जर्स हैं, लोअर इंटेंसिटी लो वोल्टेज 3.3 to 7.4 किलोवाट की चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बैटरी को भी, अगर मैं थोड़ा सा बैटरी साइड से बात करूँ कि स्लो चार्जिंग इज़ गुड फॉर, आई थिंक गुड फॉर बैटरी हेल्थ, ये सारी चीज़ें, एंड ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर ग्रिड हेल्थ एज वेल। आप एक साथ 100 DC चार्जर ऑपरेट कर रहे हो, दैट विल इम्पैक्ट द ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि लोड है। बट अगर एक साथ हम 100 DC की जगह हम 1000 AC चार्जर चला सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट शुड एलोकेट की जो भी होम चार्जिंग हो उसमें स्लो चार्जर्स का ही इंफ्रा लगना चाहिए? So I think it should be a healthy combination of both. Definitely, DC charging stations should be part of the mix, but there has to be a ratio that mostly there will be. And in fact, if you see the subsidy part of Delhi government, Right. it is for AC charging stations. It is not for DC charging stations. Though the DC charging stations are empaneled within the tender, but subsidy जो है आपकी AC charging station पे है. So I think it should be a mix of things. Some people will need fast charging. People like cab services. कैब ड्राइवर के लिए बहुत कीमती होता है, तो उसको 1 घंटे 2 घंटे में निकलना पड़ता है। बट डेफिनेटली इन सोसाइटी इन ऑफिस मुझे लगता है कि AC चार्जिंग विल डू द जॉब राइट नाउ। एंड अगर आप DC चार्जर को लगाते हैं तो मुझे मेन कंसर्न है कि उनको अपने ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो एक 30 किलोवाट का चार्जर आप लगा रहे हो या 50 किलोवाट का, आई जस्ट फील दैट काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए होंगे फिलहाल के लिए। सो आई फील दैट इन दैट 30 किलोवाट व्हाई नॉट हैव 3 AC चार्जिंग स्टेशन एंड देन 3 एम्प्लॉइज कैन चार्ज 3 DC. सो डेफिनेटली आई थिंक इट्स गोना बी अ हेल्दी मिक्स विद DC इंक्रीजिंग विद टाइम। और हम चार्जिंग इंफ्रा की बात कर रहे हैं कि वी विल डिप्लॉय AC चार्जर्स, DC चार्जर्स। मान लीजिए इंडिया में अप्रोक्स 125 CR की पॉपुलेशन है, वी विल रिक्वायरिंग हैवी चार्जिंग इंफ्रा, राइट? तो मान लीजिए अभी एक CPU है जो आज की मार्केट कंडीशन है, इफ़ यू वांट टू डिप्लॉय 100 DC चार्जर्स और एंड 100 टाइप 2 टाइप 1 चार्जर्स, ही रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और जो रिटर्न आ रहा है, जो यूटिलाइजेशन है, वो ऑन एवरेज इट्स 10 to 15%. व्हाट डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस सेंटिमेंट? राइट। CPU जस्ट हमारे दर्शकों के लिए इट्स चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स। तो जिस तरीके से EV बढ़ रहा है उस तरीके से EV चार्जिंग बिजनेस की भी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। Right. बहुत सारे लोग इसमें कूद चुके भी हैं और कूदेंगे भी। EV चार्जिंग बिजनेस, इस EV चार्जिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है चार्जिंग स्टेशन में, और उसमें अच्छे ROI के लिए आपको चाहिए अच्छा यूटिलाइजेशन और अच्छी ट्रांजैक्शंस। तो जो भी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हैं, पहले तो मैं सबसे ये बोलूँगा कि
आप किसी भी सेगमेंट में जा रहे हैं, यदि आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो आप फास्ट चार्जर लगाएंगे, अगर आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर में जा रहे हैं आप स्लो चार्जर लगाएंगे। वहाँ पर आप ऐसी जगह और ऐसी सेगमेंट चूज़ करें जहाँ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। या तो आप ऐसे एक कमर्शियल फ्लीट के साथ टाइप कर लो, आप उसके लिए आप एक चार्जिंग हब बना दो, या फिर अगर आप B2C सेगमेंट में जा रहे हो तो आप ऐसी लोकेशन में लगाओ जैसे कि दिल्ली में आपका साउथ एक्स हो गया, या फिर आपका बैंगलोर में ब्रिगेड रोड हो गया, कि वहाँ पर यूटिलाइजेशन आपका अच्छा। लोकेशन विल प्ले द इम्पैक्ट ना। तो आपको मेन फोकस यूटिलाइजेशन पे होना चाहिए। दूसरा, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स को स्ट्रेटेजिक टाइप्स करने पड़ेंगे, यानी कि चार्ज पॉइंट ऑपरेटर खुद ही सारा इन्वेस्टमेंट करे मे नॉट बी अ वेरी बेस्ट वे। सो बेस्ट वे विल बी जैसे मैं सोसाइटी से टाइप कर लूँ और आधा सोसाइटी बेयर कर ले, आधा मैं बेयर कर लूँ, एंड देन वी कैन शेयर द रेवेन्यू। नंबर 1, लेट्स से मैं सर रेस्टोरेंट के बाहर लगा रहा हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप कर लूँ कि आपकी ज़मीन मेरा चार्जिंग स्टेशन और विल शेयर द रेवेन्यू, जिससे कि मुझे रेंट ना देना पड़े। क्योंकि अगर मैं चार्ज पॉइंट ऑपरेटर हूँ, मैं रेंट भी दे रहा हूँ, मैं चार्जिंग स्टेशन भी लगा रहा हूँ, मैं बिजली का बिल भी भर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि चार्जिंग बिजनेस बहुत हैवी हो सकता है। तो सारे चार्ज पॉइंट ऑपरेटर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट इज लोकेशन, सेगमेंट, आप कौन सेगमेंट करोगे, और स्ट्रेटेजिक टाइप्स, कि आप टाइप करो पार्टी से जो आपको लैंड दे, एटलीस्ट लैंड दे, या फिर आपको कुछ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट आपकी शेयर करें और आप उनसे रेवेन्यू शेयर करो। फोर्थ, डेफिनेटली यू नीड अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, लाइक Kazam प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टू चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स, क्योंकि आप ऑपरेटर खड़ा करके पैसे कलेक्ट करना नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे। आप सॉफ्टवेयर से ही ऑटोमेटिक ड्राइवर से और आई थिंक Kazam सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करता, वी ऑल्सो हेल्प इन डिमांड एंड सप्लाई ऑल, we take care of everything. Right. That is what makes us different from right, other because we have players. Right. 25 to 30,000 EV ड्राइवर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे पास बहुत सारे चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हैं, तो हम सप्लाई का भी ध्यान रखते हैं कि जब हम आपको सोल्यूशन देते हैं, वी ऑल्सो मेक श्योर दैट वी ब्रिंग ड्राइवर्स टू यू। सो बिकॉज अगर हम किसी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर को सोल्यूशन भेज दिए, उसके बाद हम उसके ऊपर छोड़ दें कि यू टेक केयर, आई थिंक दैट इज नॉट अ बेस्ट वे। लेकिन कस्टमर को गाइड करना, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं 1.5 साल से, आई थिंक हमारी थोड़ी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वी हेल्प हिम आउट, दैट इज द बेस्ट, हिज बिजनेस गोज गुड, आवर बिजनेस गोज गुड। सो इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि चार्ज पॉइंट ऑपरेटर शुड ऑलवेज गो फॉर EV मीटर्स, सो दैट वो गवर्नमेंट से सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी रेट ले सके। सो ये 3-4 चीज़ें CPOs को ध्यान में रखना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजिक टाइप्स में आपको सोसाइटीज़, बिल्डर्स, ऑफिस स्पेसेस, फ्लीट्स और या फिर रियल एस्टेट प्रोवाइडर्स, इन सब से आपको टाइप करना पड़ेगा। एक खुद इंडिविजुअल अलोन गेम चलाना थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि चार्जिंग बिजनेस इज गुड, बिकॉज अभी आपका रेट रेगुलेटेड नहीं है, यू कैन हैव अ गुड रेट जो आप ड्राइवर से ले सकते हैं, लेकिन यू नीड टू एंटर वेरी क्लेवरली एंड यू टू एस्टैब्लिश वेरी क्लेवरली। And I would also say that you don't really need to directly go for 100 kilowatt. You can maybe start with 10 kilowatt, 20 kilowatt. Yep. I guess I think we would discuss a lot of things. So to our audience, we will keep coming with content like this, where we'll talk about a lot of EV related ecosystem with Manish and the other team members. I hope you like the video. Do subscribe to the channel, guys. A lot of content will be coming on these topics, on EV ecosystem, EV charging, electric bikes, electric scooters, electric cars, electric buses, and electric rickshaws. So yeah, subscribe to the channel, and thank you for watching the video. Thank you. Thanks, guys.